नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांक इनसाइट्स बाय शिवांक की सीरीज़ में आज लेकर आया हूँ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन या कहें तो इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साल 2019 की ही तरह इस वर्ष भी चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण की वोटिंग होगी, तो 7 अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों में वोटिंग होकर 1 जून 2024 को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 4 जून 2024 को वोटों की गिनती और नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, इस इमेज के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस राज्य में कितने चरणों में और किस तारीख में चुनाव होंगे। कुछ ऐसे राज्य जो या तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होते हैं या फिर जहां क्रिमिनल केसेस आने की संभावना ज़्यादा होती हैं, उन राज्यों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 चरणों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। आप यहां देख सकते हैं, इन राज्यों को 7 चरणों में वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चूज़ किया है। कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, इनको 4 चरणों में चूज़ किया गया है। कुछ छोटे राज्य या फिर जहां क्रिमिनल केसेस आने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने 1 या फिर 2 चरणों में ही संपन्न कराने की कोशिश करी है, जैसे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, चुनावों की तारीख ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता सुर्खियों में आ गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आदर्श आचार संहिता को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, भारत विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए भारतीय संविधान ने एक संवैधानिक संस्थान या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का गठन किया हुआ है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के तहत अलग अलग चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं, इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। हाल ही में आर्टिकल 324 को ही यूज़ करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है और साथ में ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। अब प्रश्न आता है कि आदर्श आचार संहिता क्या पूरे देश में लागू होती है या फिर केवल कुछ हिस्सों में। तो जैसे कि हम जानते हैं, लोकसभा चुनाव पूरे देश में ही होते हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से पूरे देश में लागू है। आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझें तो इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होगी। किस तरीके से कैंपेनिंग की जाएगी, किस तरीके से वोटिंग या पोलिंग होगी और किस तरीके से काउंटिंग होगी, ये सारे चीज़ों को कंडक्ट कराने के लिए कुछ कोडिफाइड रूल्स या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आदर्श आचार संहिता बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने से देश में या पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर सिटीजन्स के लिए क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इन चेंजेस को मैंने ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: जनरल कंडक्ट, मीटिंग, रैली और वेन्यू, कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग, पार्टी इन पावर मींस गवर्नमेंट एंड ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। तो इन सभी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कंडक्ट की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लीडर्स और उनके स्टार कैंपेनर्स के लिए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस को सेट करती है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं। सबसे फर्स्ट है नो यूज़ ऑफ रिलीजन इन स्पीचेस एंड कैंपेन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गाइडलाइंस होती हैं कि उनके लीडर्स रिलीजन का यूज़ नहीं करेंगे अपने वोटर्स से वोट मांगने के लिए, और किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई हेट स्पीच नहीं देंगे जिससे कि कोई कम्युनल वायलेंस हो सके। नाउ कमिंग टू नो पर्सनल अटैक। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि वो दूसरे या फिर ऑपोजिशन पार्टी के लिए
या उनके लीडर्स के लिए कोई पर्सनल अटैक ना करें। यदि वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट माना जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च, इनका यूज़ कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं करेगी। कोई भी वोट मांगने के लिए मंदिर या फिर मस्जिदों में नहीं जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट एंड पार्टी इन पावर। जो भी पॉलिटिकल पार्टी करंट में गवर्नमेंट क्रिएट किए हुए है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगाता है, सो दैट बायसनेस को ख़त्म किया जा सके, पॉलिटिकल बायसनेस। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर इलेक्शन कैंपेन। करंट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी को, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, इंस्टीट्यूट्स, गेस्ट हाउस, इनका यूज़ नहीं करेगी अपने पॉलिटिकल कैंपेन को करने में। इसके बाद नो अनाउंसमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ न्यू स्कीम। करंट गवर्नमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने के बाद कोई भी नई स्कीम को लॉन्च नहीं करेगी, ना ही कोई नई अनाउंसमेंट को करेगी। इसके बाद आता है नो न्यू फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट या फिर करेंटली जो पावर में है गवर्नमेंट, वो कोई भी नई फाइनेंशियल अनाउंसमेंट नहीं करेगी कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी को इतना फाइनेंशियल एड दिया जाएगा या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट को इतना फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। इस तरीके के कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं किए जाएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और गाइडलाइंस की जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होती हैं। फर्स्ट इज़ नो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग विल टेक प्लेस विदाउट कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। कोई भी नई पोस्टिंग या फिर ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र बिना इलेक्शन कमीशन के कंसेंट के नहीं हो सकेंगे। हाल ही में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। गवर्नमेंट द्वारा ये दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे। एक्चुअली इलेक्शन कमिश्नर चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कमीशन के द्वारा 2 नए नाम सजेस्ट किए गए थे प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया। बट अगर ये अपॉइंटमेंट 2 दिन और डिले होता और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने के बाद फिर ये अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज इलेक्शन कैंपेन वुड बी स्टॉप 48 आवर्स बिफोर पोलिंग डे। वोटिंग के 2 दिन पहले, 2 डेज़ बिफोर वोटिंग, सारे इलेक्शन कैंपेन्स को रोकना पड़ेगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवाइस और कंडक्ट के लिए बोला है। Restricted entry of people in polling booth, only voters and agents are allowed. पोलिंग बूथ में नॉट एवरीवन इज़ अलाउड। हर कोई वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, केवल वोटर्स अलाउड होंगे और एजेंट्स जो कि अलाउड हैं, जो कि जिनके पास है अंदर जाने का या अंदर बैठने का, और ड्यूटी ऑफिशियल्स, केवल ये 3 कैटेगरी के लोग ही पोलिंग बूथ में अंदर एंटर होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन होती है इलेक्शन कमीशन की रिगार्डिंग मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी प्रोमिसेस करते हैं उनकी सरकार बनने के बाद वो जनता के लिए ये देंगे या फिर कुछ एड देंगे या फिर कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करेंगे, तो वो केवल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस के साथ में उनका इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना पड़ता है। ये पॉइंट फेक प्रोमिसेस और ये सारे पॉइंट फेक प्रोमिसेस को रोकने के लिए ही इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है। तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जारी करती है। आइए अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से स्टार्ट हुआ और क्या उसकी प्रोग्रेस रही। तो फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केरल के स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1960 में अप्लाई किया गया था। उसके जस्ट 2 साल बाद ही
फिर से लोकसभा इलेक्शन हुए और फिर से 1962 में एक बार फिर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। उस वक्त ये एक कंबाइंड एफर्ट था पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन का। उसके पहले के सारे इलेक्शंस में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि करप्शन का लेवल बहुत हाई था और क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आए और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। 1962 के बाद और आज तक कंटिन्यूस चेंजेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, कुछ एनहेंसमेंट, कुछ रिडक्शन, ये सारी चीज़ें करी गई और अब हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन डेट को अनाउंस करता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। आइए अब एक नज़र इस चीज़ पर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या वो एक्शन ले सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ नॉट अ लॉ, नाइदर अ स्टैट्यूट, नॉट अ लॉ नाइदर अ स्टैट्यूट। ये कोई कानून नहीं है, इट्स नॉट लीगल एनफोर्सेबल। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और भी तरीके हैं एक्शन लेने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है तो। लाइक ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लॉज में, स्टैट्यूट्स में 3 प्रोविजंस हैं और 3 लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एंड आरओपीए, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इनके थ्रू एंड अबव टू दिस वी हैव सुप्रीम कोर्ट। इन सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ का यूज़ करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं तो एक्शन लिया जा सकता है। व्हाट एक्शन दे कैन टेक, उनका सिंबल, इलेक्शन सिंबल सीज कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, उनका नॉमिनेशन ख़त्म कर सकते हैं और री इलेक्शन के लिए बोल सकते हैं। इफ़ दे थिंक, अगर उनको लगता है कि कहीं पे भी करप्शन या फिर कुछ अनवांटेड एक्टिविटी की गई है तो यूजिंग ऑल दिस आईपीसी, सीआरपीसी, आरओपी एंड सुप्रीम कोर्ट वो मल्टीपल अलग अलग तरीके के एक्शन ले सकते हैं। तो ये था एक सिंप्लीफाइड वीडियो ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के ऊपर। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है और लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी यूज़फुल था। एंड प्लीज़ सजेस्ट ऑन कि और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं कि जिसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।